फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एसएससी जेई का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं आपका डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, जिसका अब तक हमने एक पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अब तक उस पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को भी मैं उसी तरह से डिस्कस करूंगा जैसे कि हम प्रीवियस पार्ट को कवर करते आ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं वो आपके इवनिंग शिफ्ट के भी है और आपके मॉर्निंग शिफ्ट के भी है। क्लियर है? और क्वेश्चंस को जो सॉल्व करवा रहे हैं वो हम आपके चैप्टर वाइज कवर करवा रहे हैं। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है आपके पास द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो ऑफ कैंटिलीवर कॉलम इज। आपको कैंटिलीवर कॉलम का क्या बताना है? स्लेंडरनेस रेशो बताना है। अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि सर स्लेंडरनेस रेशो होता क्या है, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशो लैम्डा की, तो ये होता है सर इट इज द रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द आपके पास लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशंस होता है। क्लियर है? जहां पर अगर मैं बात करता हूं इस इफेक्टिव लेंथ की, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है सर आपके पास? ये होता है सर k इंटू एल होता है। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं आपके किसकी सर आर मिनिमम की, तो आर मिनिमम को मैं एजिटेड आर मिनिमम लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं स्लेंडरनेस रेशो को लिखना चाहूं तो k इंटू एल बाई आर मिनिमम लिख सकता हूं। क्लियर है? और जहां पर अगर मैं आर मिनिमम की बात करता हूं तो आर मिनिमम क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई ए होता है। जहां पर आई क्या है सर हमारे पास? सर आई है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए क्या है आपके पास? क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये क्या है सर आपके पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले तो MOI और ए बोले तो आपके पास दैट इज क्रॉस सेक्शंस है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं आपके स्लेंडरनेस रेशो की, तो ये किस पे डिपेंड करता है? उसकी इफेक्टिव लेंथ पे डिपेंड करता है। इफेक्टिव लेंथ किस पे डिपेंड करता है सर? उसके k इंटू एल पे डिपेंड करता है। जहां पर अगर हम बात करते हैं आपके l की, तो l क्या है सर हमारे पास? सर ये है अनसपोर्टेड लेंथ। तो आप लिख सकते हैं इसको दैट इज अनसपोर्टेड लेंथ, लिख सकते हैं अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम लिख सकते हैं हम, बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। और अगर मैं इस k की बात करता हूं यहां पर, तो ये सर k क्या है आपके पास? सर k हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर है। k क्या है सर? एक कांस्टेंट फैक्टर है जो किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट? जो डिपेंड करता है आपके पास दैट इज एंड कंडीशंस पे। एंड कंडीशंस को मैं यहाँ पे और भी क्या बोल सकता हूँ सर? सपोर्टिंग कंडीशंस भी बोल सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको बाउंड्री कंडीशंस भी बोल सकता हूँ। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया है? यस सर हो गया है। अगर मैं बात करता हूँ आपकी एंड कंडीशंस एज पर IS 800 2007 के मुताबिक अगर हम देखें कि जो हमारे साथ L इफेक्टिव होता है वो क्या होता है सर आपके पास? K इंटू एल होता है। क्लियर है? अगर यहाँ पे हम बात करते हैं आपके K की वैल्यू, तो मैंने आपको वैल्यू बताया था कि K की वैल्यू सर अगर हमारे पास 0.65 हुई, K की वैल्यू सर हमारे पास 0.80 हुई और K की वैल्यू सर हमारे पास 1.0 हुई, 1.00 हुई और K की वैल्यू सर 2 हुई, यानी कि 2.00 कर सकते हैं। यस सर। अब आपको मैंने ये कंडीशंस भी बताई थी, ये आपका कौन कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए भी मैंने आपको बताया था। ठीक है? क्योंकि जो आपकी k की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है कि जो आपका कॉलम है वो कौन सी कंडीशन से सपोर्ट किया गया है। क्या सर उसको फिक्स किया गया है? क्या सर उसका एंड हिंज किया गया है? क्या सर वो रोलर है? क्या सर आपका वो पिंड है? कोई भी आपके पास वहां पर सपोर्ट कंडीशन हो सकती है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि k की वैल्यू 0.65 कब आती है? जब आपके कॉलम के दोनों एंड, मतलब आपका लोअर एंड भी और अपर एंड भी, दोनों एंड कैसे हैं सर? फिक्स्ड है। तो हम लिख सकते हैं कि सर k की वैल्यू कब आएगी? 0.65 जब आपके पास बोथ एंड कैसे हो सर? फिक्स्ड हो। क्लियर है? उसी तरह से जब हम k की वैल्यू 0.80 कब लेंगे? जब सर एक एंड आपका फिक्स हो और दूसरा एंड आपका हिंज हो। तो हम लिख सकते हैं वन एंड कैसा हो सर आपका? फिक्स्ड हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि उसका जो फाउंडेशन वाला एंड होगा वो फिक्स होगा एंड अदर एंड होगा, यानी कि जो टॉप वाला होगा वो कैसा होगा सर आपका? हिंज होगा एंड अदर एंड आपका हिंज होगा। ठीक है? कुछ इसी तरह से हम बोलेंगे हिंज को आप क्या बोल सकते हैं? एज ए पिन भी बोल सकते हैं।
क्लियर है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि के की वैल्यू 1 कब होगी सर, के की वैल्यू 1 तभी होगी स्टूडेंट जब हमारे पास बोथ दी एंड, दोनों एंड कैसे हो जाएंगे आपके पास, वो हिंज हो जाएंगे। क्लियर है। और के की वैल्यू 2 कब होगी सर हमारे पास, के की वैल्यू 2 तब होगी जब सर हमारे पास वन एंड कैसा होगा आपके पास, वन एंड सर फिक्स्ड होगा, वन एंड फिक्स होगा एंड अदर एंड आपके पास कैसा होगा सर, अदर एंड हमारे पास फ्री होगा एंड अदर एंड आपके पास कैसा होगा, फ्री होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एज ए कैंटिलीवर बीम भी बोल सकते हैं, सॉरी कैंटिलीवर कॉलम। तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए कैंटिलीवर कॉलम की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। कैंटिलीवर कॉलम कहो या जैसे जितने भी आपके इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल का जो आपका बॉटम पोर्शन होता है वो फाउंडेशन के साथ कनेक्ट होता है। जब वो फाउंडेशन के साथ कनेक्ट होगा तो फिक्स होगा, बट जो उसका आपका टॉप पोर्शन होगा वो किसी वायर के साथ कनेक्ट होगा। तो जब वो वायर के साथ कनेक्ट होगा तो वो एंड क्या मानते हैं, हम उसको फ्री मानते हैं। तो इसके एग्जांपल हम हो सकते हैं कैंटिलीवर कॉलम हो सकते हैं आपके पास, और आपके पास एक इलेक्ट्रिक कॉलम हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक कॉलम। क्लियर है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज क्या बोला है सर उसने, आज बोला गया सर उसने कैंटिलीवर कॉलम की बात बोली गई। तो कैंटिलीवर कॉलम का अगर हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव लेंथ निकालना है, तो हम वही निकालेंगे। In case of कैंटिलीवर कॉलम की अगर हम बात कर लेते हैं, जहां पर क्या है सर आपके पास कि जो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा वो आपके पास k इंटू एल हो जाएगा, जहां पे k की वैल्यू 2.00 L आ जाएगी। तो ये क्या आ गया सर आपके पास, दैट इज द इफेक्टिव लेंथ आ गया है। आपको निकालना क्या है, उसका स्लेंडरनेस रेशो निकालना है। तो अगर मैं बात करता हूं स्लेंडरनेस रेशो की, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास L इफेक्टिव बाई R मिनिमम हो जाएगा। जहां पर अगर हम लिखें L इफेक्टिव कितना होगा आपके पास, 2L बाई R मिनिमम होगा। तो मैच कीजिएगा, पहला ऑप्शन आ रहा है सर 0.5 L बाई R, नहीं सर। अब देखिएगा यहाँ पे इसने जो R मिनिमम लिखा है, R मिनिमम को इसने क्या बोला है सर, उसने R बोला है, तो आप भी इसको सर R बोल सकते हैं। और उसी तरह से 2L को इसने एजिटेड 2L लिखा है, L को इसने एजिटेड L लिखा है, तो हम इसको कुछ इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है सर L बाई आर, L बाई आर भी नहीं हो सकता है, ये भी एलिमिनेट हो गया है। सी ऑप्शन देखते हैं √2L बाई आर, नहीं √2L बाई आर भी नहीं होगा सर, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, लास्ट ऑप्शन बचता है D 2L बाई आर। तो इसका आंसर क्या हो गया सर आपके पास, 2L बाई आर हो गया है। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, एक बॉक्स में हम क्या कर लेते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं। क्लियर है। तो जो मैंने आपको ना कि के की वैल्यू बताई स्टूडेंट, ये वैल्यू कितने काम करेगी आपकी, बहुत ज्यादा काम करेगी। और मोस्टली जो क्वेश्चंस घूमते हैं एसएससी जेई में या स्टेट एई में, इसी के सराउंडिंग में क्वेश्चन घूमते हैं। स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन को रटता है, आपको रटना नहीं है। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ आपको एक क्वेश्चन रटाना नहीं है, एक क्वेश्चन के साथ आपको ऐसे 5 से 6 क्वेश्चंस करवाना भी है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन का क्वेश्चन कवर, टॉपिक का टॉपिक कवर, ठीक है। और आपको मैंने लिंक करके पढ़ाया है, लिंक करके पढ़ने से यही फायदा होता है कि आपको चीजें ज्यादा अच्छी समझ आती है। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप इस तरफ मत देखिएगा अभी, आपको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन देखना है। इसको भी मैं बताऊंगा कि सर आपने ये क्यों लिखा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द अलाउबल स्ट्रेसेस इन द एक्सियल कंप्रेशन, आपको क्या डिटरमाइन करना है, अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस डिटरमाइन करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, सिग्मा AC बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं स्टूडेंट, यहाँ निकालते हैं हम सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम निकालते हैं। तो यस सर, तो देखिएगा सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, मेंबर कौन सा है सर, यहाँ पर आपके पास कंप्रेशन मेंबर है। तो सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर क्या होगा आपके पास, देखिएगा स्ट्रेंथ निकालना है। आप सभी जानते हैं कि लोड क्या होता है आपके पास, स्ट्रेस क्या होता है आपके पास, लोड अपॉन एरिया, ठीक है। तो आपको P निकालना है, तो P क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है, जिसको मैं PC से रिप्रेजेंट करता हूँ, इज इक्वल टू आपके पास सिग्मा AC, सिग्मा AC बोले तो अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय AG। अब AG क्या है आपके पास, इफेक्टिव एरिया। आपके जो पुराने कोड में है, पुराना कोड अगर आप देखोगे AG की जगह उसने क्या लिखा है, यहाँ पर इसको AE लिखा है।
ठीक है, एई को क्या बोला उसने, इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, उसने किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, वो भी ग्रॉस एरिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये किस कौन सा हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा दैट इज ग्रॉस एरिया। ठीक है, ग्रॉस एरिया कोड के मुताबिक इसको बोला है इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है। उसी तरह से अगर बात करते हैं हम सर किसकी, आपके सिग्मा एसी की, तो सिग्मा एसी क्या है सर हमारे पास, दैट इज अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब पीसी तो आपको पता ही है सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो अगर हम देखें यहाँ पर सिग्मा एसी एज पर किसके मुताबिक, एज पर आईएस 800 2000 नहीं 2007 के मुताबिक नहीं देखना आपने, पुराना कोड है 1984 के मुताबिक भी आपको चेक करना है। क्लियर है। तो सिग्मा एसी जो हमारे पास होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, देखिएगा सिग्मा एसी की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो 0.6 FY इंटू FCC डिवाइडेड बाय आपके पास ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर FY की पावर n कर देता हूँ प्लस FCC की पावर भी n और होल की पावर कितना है यहाँ पर n है। ठीक है, n क्या रख सकते हो आप यहाँ पर, n यहाँ पर वैल्यू होती है 1.4, ऐसे तो 1.2 से 1.4 के बीच में वेरी करती है, आप यहाँ पे डायरेक्ट 1.4 भी रख सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल सर। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पे किसकी, FCC, तो FCC क्या है आपके पास, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेसेस है, ये है FCC है आपके पास इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस है। जो इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस है जो हमारे पास पाई स्क्वायर ई बाई लैम्डा स्क्वायर है। क्लियर है, बिल्कुल यही हुआ है सर, यस सर हुआ है। तो यहां से भी एक रिलेशन बन के आ जाता है कि सर इसको बोला अपने इलास्टिकल क्रिटिकल स्ट्रेसेस पाई स्क्वायर ई बाई लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और जब FY क्या है सर आपके पास, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील है, तो ये भी लिख सकते हो आप, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील है, जो किस में होगी आपके पास, मेगा पास्कल में होगी। क्लियर है। तो यहां से एक रिलेशन आ गया है कि जो हमारे पास सिग्मा एसी होगा वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, सर FCC का है। तो FCC का है और FCC किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर आपका, लैम्डा स्क्वायर का है। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी कब, SSC डे 2015 में, कि जो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द अलाउबल स्ट्रेसेस इन एक्सियल कंप्रेशन इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन हैज अडॉप्टेड रैंकाइन्स फार्मूला, सीकेंट्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला या पेरी रोबर्टसन फार्मूला, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, जब वो एक्सियल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, देखिए अलाउबल स्ट्रेसेस इन एक्सियल, उसने एज ए डिजाइन नहीं पूछा है, जब उसने एज ए आपके पास एक्सियल अलाउबल स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन मेंबर पूछा है तो आप किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, वहां पर रैंकाइन्स फार्मूले के अकॉर्डिंग बात करेंगे। बट जब हम बात करते हैं आपके न्यू कोड के मुताबिक अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 के मुताबिक, तो वहां पे जो आपका डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है जिसको हम एज ए FCD बोलते हैं और इसको हम एज ए क्या बोल सकते हैं, सिग्मा AC बोलते हैं। एक्सियली लोडेड कॉलम इज गिवन बाय, किसने दिया था, वो दिया था सर पेरी रोबर्टसन ने। ठीक है, पेरी रोबर्टसन कौन थे, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया है। पेरी रोबर्टसन ने जो फॉर्मूला दिया FCD FY बाई गामा M नॉट, गामा M नॉट क्या हमारे पास यहाँ पर पार्शियली सेफ्टी फैक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू यील्डिंग, जो कितना लेंगे 1.10 लेंगे। क्लियर है। FY क्या है सर हमारे पास यील्ड स्ट्रेस है मल्टीप्लाई बाय 1 बाई Q इंटू स्क्वायर रूट Q स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, ये वैल्यू क्या रहनी चाहिए आपके पास, लेस देन इक्वल टू FY बाई गामा MU, इससे कम रहनी चाहिए। क्लियर है, कुछ यही है भाई कंडीशंस, यस सर यही है। क्लियर है। जहां पर अगर मैं Q की बात करता हूं तो Q के लिए आपके एक रिलेशन है जो आपको याद रहना चाहिए, 0.51 प्लस अल्फा इंटू ब्रैकेट स्टार्ट H माइनस 0.2 इंटू H स्क्वायर। H क्या है हमारे पास, नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो है, जो क्या होगा आपके पास रूट FU बाई FY होगा। क्लियर है। इसको इतना रखना याद नहीं है, बट आप थोड़ा सा इसको एक बार जरूर पढ़ के जाएं। क्लियर कि हो सकता है क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस अभी तक मैंने देखा है RRB JEE में, वो आपके इम्परफेक्शन फैक्टर से वैल्यूज पूछी गई है। क्लियर है, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, इम्परफेक्शन फैक्टर है। गामा M नॉट मैंने आपको बता दिया है,
ये जो आपका इम्परफेक्शन फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है आपके कॉलम की बकलिंग के ऊपर। अब जो कॉलम की जो बकलिंग होती है वो भी आपके पास डिफरेंट टाइप की क्लासिफाइड की जाती है। जैसे आपके पास क्लास ए बकलिंग होता है, क्लास बी बकलिंग होता है, क्लास सी बकलिंग होता है और आपके पास क्लास डी बकलिंग होता है। तो देखिएगा अगर हम बकलिंग की क्लासेस देखते हैं, ए क्लास बकलिंग है तो वहां पे जो हमारा क्या होगा, आपके पास अल्फा की वैल्यू यानी कि इम्परफेक्शन फैक्टर कितना लिया जाएगा सर, आपके पास 0.21 लिया जाएगा। अगर हम बी क्लास की बात करते हैं तो इम्परफेक्शन फैक्टर आपके पास 0.39 दिया जाएगा। इम्परफेक्शन फैक्टर अगर आपका सी है तो वहां पे 0.49 दिया जाएगा, यानी कि क्लास सी के लिए 0.49। क्लास डी के लिए कितना इम्परफेक्शन फैक्टर है सर, आपके पास 0.76 है। अगर हम बात करते हैं आपके इम्परफेक्शन फैक्टर की तो लाइज 0.21 टू 0.76। क्लियर है। तो मुझे नहीं पता है वहां पे जो क्वेश्चंस पूछा गया था ये वैल्यू उसकी सराउंडिंग में थी, यानी कि बीच में कुछ वैल्यूज दी गई थी। ठीक है, तो ये वाला टेबल्स आपके लिए क्या है, एक स्टार मार्क्स का काम करेगा। जब मैं इसको स्टार कह रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है। ठीक है, अब मूव कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इफ डेप्थ ऑफ द सेक्शन ऑफ अपर कॉलम इज मच स्मॉलर देन लोअर कॉलम। देखिएगा आपको यहाँ पे कुछ सेक्शन दिखाई दे रहा है और इस सेक्शंस में आपको दो कॉलम दिखाई दे रहे होंगे। एक कॉलम आपके पास ये दिखाई दिया होगा, बिल्कुल सर, एक कॉलम आपको ये दिखाई दे रहा है और दूसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं आपके ये फर्स्ट कॉलम की तो इसको मैं एज ए लोअर स्टोरी कॉलम बोल सकता हूं और जो मेरा ऊपर वाला कॉलम है उसको मैं अपर स्टोरी कॉलम बोल सकता हूं। अपर स्टोरी कॉलम की अगर हम यहाँ पे डायमेंशन देखते हैं तो बहुत कम है एज कंपेयर टू लोअर स्टोरी कॉलम से। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका अपर स्टोरी सेक्शन है, अपर स्टोरी सेक्शंस में सर हमारा वहां पे क्या है, आपकी फिलर प्लेट भी कनेक्टेड है और वहां पे उसकी स्प्लाइसिस प्लेट भी कनेक्टेड है और बेरिंग प्लेट भी कनेक्टेड है। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेटमेंट को पढ़िएगा कि सिंस द डेप्थ ऑफ अपर कॉलम इज स्मॉलर देन लोअर कॉलम मींस द फ्लैंज ऑफ द अबव स्टोरी कॉलम रेस्ट ओवर द वेब द लोअर स्टोरी कॉलम एज शोन इन द फिगर। बिल्कुल सही। तो अगर मैं इस कॉलम की बात करता हूं तो इस कॉलम के जो टॉप का जो वेब के पोर्शंस पर दूसरा कॉलम क्या कर रहा है, रेस्ट पे कर रहा है। अब जब वो रेस्ट पे कर रहा है तो वहां पे हमने क्या किया है, वहां पे कुछ फिलर प्लेट और कुछ आपकी वहां पे वेब स्प्लाइसेस यूज की गई है। क्लियर है। तो देखिएगा बेरिंग प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विद कॉलम स्प्लाइसेस, नहीं बेरिंग प्लेट तो वहां पे है बिल्कुल। दूसरा बोला है कि फिलर एंड बेरिंग प्लेट्स आर प्रोवाइडेड, बिल्कुल वहां पे सर हमने फिलर प्लेट भी प्रोवाइड किया गया है और आपका बेरिंग प्लेट भी प्रोवाइड किया गया। साथ में आप यहाँ पे स्प्लाइसेस भी देख सकते हैं। स्प्लाइसेस से क्या हुआ सर, आपके इन दो कॉलम की लेंथ को इंक्रीज हुआ और इस स्प्लाइसेस ने किसका काम किया होगा, इन मेंबर्स को मतलब आपस में कनेक्ट करने का काम किया होगा और साथ में ही कॉलम की लेंथ को इंक्रीज किया होगा। कॉलम की लेंथ को जब इसने इंक्रीज किया होगा तो कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव किया होगा। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर इसका बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वेब क्रिपलिंग इन बीम्स जनरली अकर्स एट दी पॉइंट वेयर, कि जो आपका वेब क्रिपलिंग्स आती है आपके बीम्स के अंदर वो कब आती है, किसके कारण आती है। देखिएगा जब भी हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम को हम एज ए आई सेक्शंस की तरह इसका एनालिसिस करते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है, एक आई सेक्शंस है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा भाई मैं इसको छोटा बनाऊं ताकि कुछ और बनाना होगा तो मुझे वो भी बना लूंगा। मान लेते हैं ये आपका कोई कॉलम है और कॉलम को मैं एज ए आई सेक्शंस की तरह इसको डिजाइन कर रहा हूँ। अगर मैं इसके एलिमेंट की बात करता हूँ यानी कि इसके कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सर दो इसके क्या है, दो इसके सर फ्लैंज है और एक इसका सर वेब है। क्लियर है। इसको सर अगर हम बात करते हैं इसको दो न्यूट्रल एक्सिस आ गई है। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या है कि इसको इक्वल एरिया एक्सिस में डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है सर, इसको इक्वल एरिया एक्सिस में डिवाइड कर रहा है। इसके ऊपर आपका न्यूट्रल एक्सिस के अबव आपका सर क्या होगा, कंप्रेशन होगा और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका क्या होगा सर, टेंशन होगा। कुछ इसी तरह से है, बिल्कुल सर इसी तरह से। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन यहीं पे है। अब क्या होगा सर, यहाँ पे मान लेते हैं सपोज करो कुछ आपके पास लोड आ रहा होगा, कंसंट्रेटेड लोड आपके पास आ रहा होगा या आपके पास कोई आपका सपोज कीजिएगा कि इस वेब पोर्शंस पे कुछ लोड आ रहा होगा। जब यहाँ पे लोड आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इस कॉलम में आपका हल्का सा वहां पे ये सेक्शंस क्या करेगा, क्रिपल करेगा, मतलब हल्का सा बक्कल आएगा। यहाँ पे हल्का सा बकलिंग किस तरह से दिखाई देगी आपको सर, देखिएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगी। मान लेते हैं ये सेक्शन है आपके पास और ये सेक्शन है। सपोज करो लोड ऊपर से आ रहा है, लोड ऊपर से आ रहा है और इस लोड के कारण क्या होगा सर, वहां पे हल्का सा क्या होगा सर, ये कुछ इस तरह से होगा बैंड।
थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई मैं, ताकि आपका कंसेप्ट भी ठीक हो जाए। ठीक है, देखिएगा ये कुछ इस तरह से है। मतलब कुछ डिस्टेंस तक तो लोड को क्या कर पाएगा और रजिस्ट कर पाएगा, बट उसके बाद क्या होगा सर, वहां पे कुछ इस तरह का ये आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वेब क्रिपलिंग बोलेंगे। क्योंकि जो आपका कॉलम जो मोस्टली फेल होता है उसके कंप्रेशन फ्लैंज के लिए फेल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा कंप्रेशन फ्लैंज होता है ये बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है, जबकि जो आपका वेब होता है वो आपके शेयर को रजिस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि जो सर ये मेरा वेब होता है ये किसको रजिस्ट करता है, टू रजिस्ट दी शेयर, तो हम लिख सकते हैं टू रजिस्ट दी शेयर, ये शेयर को रजिस्ट करता है। बट जब हम बात करते हैं आपके सर किसकी, कंप्रेशन फ्लैंज की, कंप्रेशन फ्लैंज की, वो चाहे आपका कंप्रेशन फ्लैंज हो चाहे आपका टेंशन फ्लैंज हो, किसको रजिस्ट करता है, टू रजिस्ट दी बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है सर आपका, इस एंड पे आ सकता है सर आपका ये कंप्रेशन आई करेगा, यहाँ पे क्या लाई करेगा सर आपका, कंप्रेशन लाई करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा सर आपका, टेंशन आएगा। इसको मैं टेंशन को कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एज ए टेंशन फ्लैंज लिख सकता हूँ। तो यहां से कहा क्या मिला मुझे कि जो वेब क्रैकलिंग जो अकर होती है आपके, वो कहां होती है, ड्यू टू हैवी कंसंट्रेटेड लोड के कारण होती है। तो ये किसके कारण हो रही है, ड्यू टू हैवी कंसंट्रेटेड लोड के कारण हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही। ये तो हो गया आपका टॉप से। अगर आप बॉटम से देखोगे इसको, टेंशन जोन से, तो सपोज कीजिएगा ये आपका क्या है, ये सपोर्टिंग है, सपोर्ट है मान लेते हैं। ठीक है, बॉटम है इसका, तो यहाँ पे इस सपोर्ट के लिए कोई ना कोई यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, यानी कि इस लोड को रजिस्ट करने के लिए, जब ये ऊपर से लोड एक्ट कर रहा है तो इस लोड को रजिस्ट करने के कोई नीचे से भी कोई आपका क्या लगेगा, रिएक्शंस अकर करेगा। अब जब रिएक्शंस अकर करेगा तो यहाँ पे भी क्या होगा सर आपका, कुछ सेक्शन इस तरह से दिखाई देगा। देखिएगा जरा, मैं यहाँ पे भी बना देता हूं। तो यहां से भी आ सकती है। तो ये भी क्या है आपके पास, ये भी सर हमारे पास वेब क्रिपलिंग है। तो ये किसके कारण आ रही है सर, ये आ रही है आपके पास एक्सटर्नल रिएक्शन के कारण, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस के कारण। तो आपको आज आंसर मिल गया है कि जो वेब क्रिपलिंग आ सकती है किस किस के कारण आ सकती है सर, वो आपके ड्यू टू हैवी कंसंट्रेटेड लोड के कारण आ सकती है और ड्यू टू एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस के कारण आ सकती है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यही क्वेश्चन बोला था कि वेब क्रिपलिंग इन बीम्स जनरली अकर्स एट द पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड लोड एक्ट, जहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड एक्ट होगा और जहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन एक्ट होगा। क्लियर है, तो आज तो कंसंट्रेटेड लोड ही दिया है, तो इसका आंसर क्या हो गया सर, ए इसका आंसर हो गया है। क्लियर है, बी इसका आंसर हो नहीं सकता था। हाँ, अगर मैं बात करता हूं शेयर फोर्स, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी कि फेलियर मोड्स ऑफ बीम। ठीक है, हम तो कंप्रेशन मेंबर की बात करें तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ऐसे मैंने क्या किया है, आपके पास आई सेक्शन डिजाइन किया है। तो जब हम बात करते हैं कि जो आपकी कॉलम में क्या आ सकती है सर, हमारी बकलिंग आ सकती है। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कॉलम में क्या आ सकती है सर, आपके पास बकलिंग आ सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है सर, आपके पास बकलिंग आ सकती है। तो बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू प्रिवेंटेड द बकलिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थिकनेस ऑफ वेब टू डेप्थ ऑफ द वेब को क्या करना पड़ेगा, टू लिमिटेड करना पड़ेगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ द वेब टू डेप्थ ऑफ द वेब को क्या करना पड़ेगा, आपका इसकी रेशो को आपको लिमिटेड करना पड़ेगा। और अगर आपने इनको लिमिटेड कर दिया है तो इसी के आधार पर आप वहां पे क्या प्रोवाइड करेंगे सर, स्टीफनर्स प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, स्टीफनर्स प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, सॉरी, थिकनेस वेब टू डेप्थ, ये उल्टी लिख दी भाई हमने, डेप्थ ऑफ द वेब टू थिकनेस ऑफ द वेब आएगा। डेप्थ ऑफ द वेब टू थिकनेस ऑफ द वेब को क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिटेड करना पड़ेगा। क्लियर है, ये सभी आप जानते हो। स्टीफनेस हम कब प्रोवाइड करेंगे, जब डेप्थ ऑफ द वेब टू थिकनेस ऑफ द वेब आपके पास मोर देन 85 हो। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि स्टीफनेस हम तभी प्रोवाइड करेंगे, डेप्थ ऑफ द वेब टू थिकनेस ऑफ द वेब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85, तभी क्या होगा आपका वेब में हम स्टीफनेस प्रोवाइड कर सकते हैं।
क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है कि कॉलम स्प्लाइसेस यूज टू इंक्रीज, कि कॉलम स्प्लाइसेस हम क्यों यूज करते हैं। दिख रहा होगा आपको पास, यहाँ पे क्या है, ये कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। इन दोनों कॉलम को कनेक्ट करने के लिए हमने किसका यूज किया है, यहाँ पे स्प्लाइसेस का यूज किया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख सकते हैं। तो स्प्लाइसेस क्या है देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, स्प्लाइस क्या है हमारे पास सर, एक प्रकार की ये स्टील प्लेट है। क्या है सर? स्टील प्लेट है। अब जो ये स्टील प्लेट है सर, इसका यूज कहाँ करते हैं सर हम? इसका यूज हम कॉलम के अंदर करते हैं। ठीक है, और इसका जो डिजाइन है वो हम कैसे कर सकते हैं? इसका डिजाइन हम एज ए शॉर्ट कॉलम करते हैं। कैसे करते हैं? स्प्लाइसेस का शॉर्ट कॉलम करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस सर, क्लियर हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि सर हम स्प्लाइसेस का यूज कब करते हैं। स्प्लाइसेस का यूज आप तभी करोगे जब जो भी आपके पास स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन होगा उसकी लेंथ आपके पास क्या होगी, कम होगी आपकी कॉलम नीडेड लेंथ से। तो आप लिख सकते हैं कि इसका यूज हम कब करेंगे, when the structural steel section length is less than column needed length, तब हम किसका यूज करेंगे, आपका हम स्प्लाइसेस का यूज करेंगे। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, किसकी बात करते हैं हम, इसके फंक्शन की यूज करते हैं। सबसे पहला अगर मैं इसका प्राइमरी देखता हूं, प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस क्या है इसका, ये क्या करता है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ मेंबर बोल दो या कॉलम बोल दो, लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, इट आल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, स्ट्रेंथ को भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। बट प्राइमरी क्या है इसका सर, प्राइमरी एम है सिर्फ आपके कॉलम की लेंथ को इंक्रीज करना। देखिएगा यहाँ पे कॉलम की लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। देखिएगा कॉलम स्प्लाइसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज द, देखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम भी सही है। अगर मेरे पास ये क्या आता, आपके पास मल्टीपल चॉइस में आता, तो वहां पे आपके पास एक क्वेश्चन के 2-3 आंसर हो सकते हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम ये प्राइमरी नहीं है, इसका प्राइमरी क्या है सर, लेंथ ऑफ द कॉलम को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा सर, इसका डी, इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि विड्थ ऑफ लेसिंग बार्स इन mm इज केप्ट। देखिएगा मैंने लेसिंग और बेटन्स के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारे पास लेसिंग्स होते हैं और बेटन्स होते हैं, ये किसके लिए डिजाइन करते हैं सर, इनको हम डिजाइन करते हैं ट्रांसवर्स शेयर के लिए डिजाइन करते हैं। लेसिंग और बेटन इज आल्सो रजिस्ट टू द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट को भी रजिस्ट करते हैं। क्लियर है? जो आपके पास लेसिंग होता है वो आपके पास इंक्लाइन मैनर का होता है, और जो हमारे पास बैटन्स होते हैं वो आपके पास ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में प्रोवाइड किए जाते हैं। लेसिंग जो प्रोवाइड की जाती है आपके पास इंक्लाइन मैनर्स में, उसका जो एंगल्स होता है वो हमारे पास 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच होता है। क्लियर है? इसका यूज आप एज ए एंगल सेक्शन में भी कर सकते हैं और आप एज ए फ्लैट सेक्शन में भी कर सकते हैं। फ्लैट सेक्शन में कभी कभी आपके लेसिंग का जो एंगल हो सकता है वो 70 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है? बट मोस्टली केस में देखा गया है कि वो आपका 40 और 70 के ही बीच में रहता है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। आज जो हमें डिस्कस करना है वो विड्थ ऑफ लेसिंग बार्स के बारे में जानना है। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन किसका, आपके पास लेसिंग का, अकॉर्डिंग टू IS 800 के मुताबिक। ठीक है, तो पहला क्या हम बात करेंगे, आपके मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग, मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग। ठीक है, अब जो मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग है किस पे डिपेंड करती है, ये आपके पास नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, इट्स डिपेंड्स ऑन नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट या बोल्ट बोल दो, रिवेट या बोल्ट पे डिपेंड करती है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है।
क्लियर है। तो देखिएगा कि जो मेरे पास मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग होता है, जिसको W मिनिमम हम बोल सकते हैं, दैट इज लेसिंग, वो क्या होता है आपके पास, होता है सर 3 टाइम्स आपके पास क्या होता है, 3 टाइम्स दी नॉमिनल डाया ऑफ रिविट होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सर, यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ नॉमिनल डाया ऑफ रिविट। तो ये हो गया आपके पास नॉमिनल डाया ऑफ रिविट हो गया यहाँ पर। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसकी, आपकी मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग, ठीक है, वो भी किस में होगा सर, आपके पास mm में होगा। ये भी किसका होगा सर, आपका mm में होगा। अगर हमारे पास क्या हुआ डाया, अगर सर हमारे पास सपोज कीजिएगा 16 mm का डाया है, तो कितना हो जाएगा सर, 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 48 का हम 50 का। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास कि अगर 18 mm हुआ, अगर हमारे पास 20 mm हुआ तो क्या होगा, और अगर सर 22 mm हुआ तो क्या होगा। तो अगर मैं 18 का 3 गुना कितना होता है आपके पास, 54 होता है। तो आपके कोड ने कितना बोला है, 55 mm बोला है। क्लियर है। उसी तरह से अगर 20 का देखते हैं तो 20 का 3 गुना कितना होता है सर, 60 mm, तो कोड ने 60 mm ही लिखा है। उसी तरह से 22 mm की बात करते हैं तो 22 का 3 गुना कितना होता है, 66 mm होता है। तो यहाँ पे कितना दिया उसने, 65 mm दिया गया है। हमेशा याद रखना कि जो भी हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम्स नॉमिनल डाया ऑफ रिविट होगा, ये आपके पास किसका मल्टीपल होगा, मोस्टली 5 का ही मल्टीपल होगा। क्लियर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि अगर आप भूल जाएं तो ये किसका होना चाहिए, नियर दी 5 मल्टीपल्स। किसका मल्टीपल होना चाहिए आपके पास, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं 50, 55, 60, 55, 65, ये सब किसके हैं, 5 के ही नियर के मल्टीपल है। क्लियर है। तो उसी तरह से हमने बात की थी आज किसके, लेसिंग बार के विड्थ की। तो क्वेश्चंस में क्या बोला था आपके पास कि जो विड्थ ऑफ लेसिंग बार्स होती है क्या होती है आपके पास, ट्वाइस द नॉमिनल रिविट डायामीटर होती है। सर नहीं सर। क्या सर आपके पास थ्राइस द नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिविट होती है। यस सर। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर बी हो गया है। क्लियर है। अब जब हम बात करते हैं आपके लेसिंग की, तो लेसिंग आपके पास सिंगल लेसिंग भी हो सकती है और डबल लेसिंग भी हो सकती है। सपोज कीजिएगा आपके पास ये कॉलम है और इस कॉलम में हमने क्या देखा है आपने, सर यहाँ पर सिंगल लेसिंग मोस्टली प्रेफर की गई है। देखिएगा जैसे इस तरह से, ये क्या है सर आपके पास, सिंगल लेसिंग है। क्लियर है, कुछ इस तरह से। और अगर मैं दूसरी बात करता हूं आपके पास, तो दूसरी किस तरह की लेसिंग है आपके पास, ये डबल लेसिंग है कि एक लेसिंग आपने यहां से यहां तक प्रोवाइड की है। देखिएगा यहां पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग बन जाए। ये क्या है मेरे पास, पहले मैंने सिंगल लेसिंग बनाई है। ठीक है। अब मुझे डबल लेसिंग बनानी है, तो डबल लेसिंग की लेयर मैं इस तरफ से दे दूंगा। तो ये हो गया मेरे पास डबल लेसिंग हो गया सर। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, कौन सी लेसिंग हो गई आपके पास, ये डबल लेसिंग हो गई है। ठीक है। तो यहां से आपका एक कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो गया है कि जो सर हमारे पास लेसिंग हो सकती है वो आपके पास सिंगल भी हो सकती है और आपके पास डबल लेसिंग भी हो सकती है। क्लियर है, बिल्कुल सही। उसी तरह से अगर आप इस कॉलम की बात करते हैं तो इस कॉलम में हमने क्या प्रोवाइड किया है, आपके बैटन्स प्रोवाइड किए हैं। तो देखिएगा ये जो आपके बैटन्स है किस डायरेक्शन में है आपके पास, सर ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में है। ठीक है, ये बैटन्स है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है सर, लेसिंग भी प्रोवाइड किया गया है उसी कॉलम में और बेटन्स भी प्रोवाइड किया गया है। तो देखिएगा जो इंक्लाइंड मैनर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है सर, आपके पास लेसिंग है। और जो आपका ये ट्रांसफर डायरेक्शंस में है ये क्या है सर, मेरे पास बेटन्स है। क्लियर है, कुछ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। क्लियर है। तो इस तरह से आपका लेसिंग प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि व्हेन लोड इज एक्सर्टेड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर इन कॉन्टैक्ट द स्ट्रेस इज नोन एज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस होते हैं आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक फाउंडेशन है और इसके ऊपर मैंने कॉलम रखा है। अब यहाँ पे एक तो कॉन्टैक्ट सरफेस इसका हो गया है और एक कॉन्टैक्ट सरफेस इसका हो गया है। जब ये दोनों ही सरफेस आपस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रेस इंड्यूस होती है। तो उस स्ट्रेस को क्या नाम देंगे हम, तो सर उस स्ट्रेस को नाम दिया जाता है आपका बेयरिंग स्ट्रेस नाम दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज कीजिएगा सर ये मेरे पास एक कॉलम है और ये कॉलम का क्या है मेरे पास, यहाँ पर ये बेस है, ये कॉलम का बेस है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एंड पे क्या हो रहा है देखिएगा स्टूडेंट, इस एंड पे आपके पास दो सरफेस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। एक तो सर आपका ये कॉलम का बॉटम है, और दूसरा सर अगर हम आपके फाउंडेशन का देखते हैं तो फाउंडेशन का आपके पास टॉप है। तो इस पोजीशंस पे आपके पास क्या होगा सर, बेरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होती है। क्या होती है सर, बेरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होती है। ठीक है। अब जब मैं बेरिंग स्ट्रेस की बात करता हूं तो जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बेरिंग स्ट्रेसेस को सिग्मा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा बी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, P बाई ए हो जाएगा। क्लियर है। कुछ इसी तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर आपके पास, ए इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट बी एक्सीड। आज अब स्लेंडरनेस रेशियो की बात की गई है, तो देखिएगा अगर मैं स्लेंडरनेस रेशियो आपको बताऊं तो मान लेते हैं मेरे पास ये कॉलम है। क्या है सर, ये आपके पास एक कॉलम है। इस कॉलम को मैं किससे कनेक्ट करता हूं, आपके लेसिंग से कनेक्ट करता हूं। तो ये सर मेरे पास क्या हो गया है, ये लेसिंग हो गया है। देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहीं पे आपके कंसेप्ट छिपे होते हैं, और अगर आपके ये कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है सर, मेरे पास लेसिंग है। अब ये जो लेसिंग आपको दिखाई दे रही है, कौन सी लेसिंग है, सिंगल लेसिंग। तो हम पहले किसको देखेंगे सर, आपके स्लेंडरनेस रेशियो को देखेंगे। ठीक है। तो स्लेंडरनेस रेशियो को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं आपका सर, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं आपका लैम्डा से। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने किसका स्लेंडरनेस रेशियो देखना सर, इस लेसिंग का देखना है। तो स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार का वो शुड नॉट एक्सीड, वो किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, 145 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब लेसिंग के अलावा किसका स्लेंडरनेस रेशियो हो सकता है, ये देखिएगा, जब ये आपके पास दो कॉलम है और किससे कनेक्ट है सर, आपके लेसिंग सिस्टम से कनेक्ट है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, तो सर इसको मैं लेस्ड कॉलम बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं सर, इसको मैं लेस्ड कॉलम बोल सकता हूं आप। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेस्ड कॉलम का, वो कितना होता है आपके पास, शुड नॉट एक्सीड 1.05 टाइम्स ऑफ एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, ये हो गया है। यानी कि कितना परसेंट इंक्रीज करना है आपको लेस कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो, आपको 5% इंक्रीज करना है उसके एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो से। क्लियर है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ देखिएगा, एक आपके पास यहाँ पे आ रहा है, एक आपके पास कनेक्शन, और एक कनेक्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा है, किसका सर, आपकी लेसिंग का। तो कभी कभी क्या हो सकता है, यहाँ पे बकलिंग का क्राइटेरिया भी आ सकता है। क्या आ सकता है, बकलिंग का क्राइटेरिया आ सकता है। तो इस कंडीशंस में हम इसको क्या लेंगे सर, इसको ऐसे आपका कंपोनेंट कह सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंपोनेंट की, तो शुड नॉट एक्सीड, वो 50 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, या 0.7 टाइम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ एक्चुअल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो देखिएगा यहाँ पे कितना हुआ सर, 100 किसी भी केस में नहीं हो सकता, 180 भी नहीं हो सकता सर, 120 भी नहीं हो सकता सर, आपका क्या होगा सर, 145 हो गया है। क्लियर है। अब यहाँ तो था आपके पास सर क्या सर, लेसिंग सिस्टम था। अगर लेसिंग सिस्टम ना हो सर, आपका बैटन हो, तो देखिएगा सपोज कीजिएगा आपके पास एक कॉलम ये है, एक कॉलम सर हमारे पास ये है, और दूसरा कॉलम ये है। आज कॉलम आपका किसके कनेक्टेड है सर, आपका सर वो बैटन से है। तो यहाँ पे हम कुछ बैटन्स बना देते हैं, ये बैटन्स हो गया सर आपके पास। एंड पे जो हम बैटन्स प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं सर, हम एंड बैटन बोलते हैं, और जो हम मिड पे प्रोवाइड करते हैं सर उसको हम इंटरमीडिएट बैटन बोल सकते हैं। क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं सर ये क्या है मेरे पास सर, ये एंड बैटन हो गया है, एंड बैटन हो गया है, और ये कौन सा हो गया सर आपके पास, इंटरमीडिएट बैटन हो गया है। ठीक है। और ये तो आपको पता ही है सर, ये कौन सा है आपके पास, दैट इज एंड बैटन। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे सर ये बैटन है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ बैटन बोल सकते हैं। कि जो कॉलम है किससे कनेक्टेड है सर, आपका बैटन से है, तो इसको हम बैटन कॉलम बोल दे पूरा। इसी पूरा क्या हो जाएगा, मिलकर क्या बनेगा ये सर आपके पास बैटन कॉलम बन जाएगा। जिसी तरह से ये बना आपके पास लेस्ड कॉलम बना, तो जब ये बैटन कॉलम बना तो इसका कुछ ना कुछ स्लेंडरनेस रेशियो भी होगा। तो इसका अगर स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ बैटन की बात करते हैं तो कितना होता है आपके पास, 1.05 नहीं, उसको 10% इंक्रीज किया जाता है।
ऑफ एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपने। यहाँ पे आपका लेस कॉलम का बोला तो 5% इंक्रीज करना, और अगर आपका बैटन कॉलम का बोला तो आपको 10% इंक्रीज करना। क्लियर है, बहुत ही इजी था। अब यहाँ पे ये चीज भी आपको याद होगी कि जो आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ सर इसका भी थीटा होगा, इसका भी कुछ ना कुछ थीटा होगा। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो सर आपके पास शुड नॉट एक्सीड 40 से कम नहीं होना चाहिए थीटा, और शुड नॉट एक्सीड 70, और 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपके पास 40 और 70 के बीच में रहनी चाहिए, 40 डिग्री और 70 के बीच में रहनी चाहिए। बट अगर मैं बात करता हूं आपके बैटन के केस में, तो इसको जो प्रोवाइड किया जाता है वो किस डायरेक्शन में सर, इसको आप ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में प्रोवाइड करते हैं। कौन से डायरेक्शन में सर, ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में प्रोवाइड करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर, यहां पर हम बैटन की बात कर रहे हैं। क्लियर है, बिल्कुल सही। और क्या हो सकता है सर कि जो सर मेरे पास बैटन होते हैं ये आपके पास स्मॉल स्पैन के होते हैं, स्मॉल लेंथ का होता है, इनकी लेंथ कम होती है। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं सर आपके लेसिंग की, तो लेसिंग की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। लेसिंग की जो लेंथ होती है इज मोर होती है। बिल्कुल सही। और क्या हो सकता है कि सर जब बैटन और लेसिंग सर सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि जो हमारे पास लेसिंग होता है, लेसिंग एंड जो बैटन्स होते हैं, ठीक है, ये किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं सर, इनको डिजाइन किया जाता है आपका ट्रांसवर्स शेयर के लिए। किसके लिए, ट्रांसवर्स शेयर के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसको मैं वीटी बोलता हूं। और यहाँ पे अगर वीटी की बात करते हैं तो 2.5% ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। ये क्या कर रहे हैं, प्राइमरी फंक्शंस क्या है कि आपके मेंबर्स को होल्ड करके रख रहे हैं, और दूसरा कि जो भी इसके ऊपर फोर्स और स्ट्रेसेस आ रही होगी उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है, तो ये भी आपका सही हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या बोला है कि इफ 18 mm रिविट्स आर यूज, आपने कितने mm का रिविट यूज किया है, 18 mm का। तो बोल रहा है कि लेसिंग बार देन मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार। तो आप सभी जानते हैं द मिनिमम width of lacing bar। ठीक है, देखिएगा जितनी बारी क्वेश्चन आ रहा है आप सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो IS 800 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो आपके पास मिनिमम विड्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स नॉमिनल डाया हो जाएगा, नॉमिनल डाया ऑफ रिविट हो जाएगा। वैसे मैं करवा चुका हूं फिर भी मैं करवा रहा हूं। यहाँ पे कितना है नॉमिनल डाया ऑफ रिविट आपके पास, यहाँ पे सर नॉमिनल डाया ऑफ रिविट जो दे दिया है वो आपके पास 18 mm दे दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 18, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 54 mm। बट आपको नियर द 5 का मल्टीपल रखना है तो इसको अप्रोक्स हम कितना कर देंगे सर 55 mm कर देंगे। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या हो गया सर 45 तो किसी भी एंगल में नहीं हो सकता, 18 3 जा 54, हाँ 55 के आसपास, 60 भी नहीं हो सकता आपके पास, 55 हो गया है जब आपने कितना किया सर 18 mm का। अब हम बात कर लेते हैं एक और कोडल प्रिजन की, दूसरी आती है सर हमारे पास मिनिमम थिकनेस, उसको भी देख लेते हैं। मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग सिस्टम। ठीक है, तो देखिएगा कितनी होती है लेसिंग सिस्टम की मिनिमम थिकनेस आपके पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो टी मिनिमम होगा शुड नॉट बी लेस देन एल इफेक्टिव बाय 40, और आपके पास टी मिनिमम जो होगा शुड नॉट बी लेस देन एल इफेक्टिव बाय 60। क्लियर है, ये 40 कब लेना आपको और ये 60 कब लेना है। 40 है सर मेरे पास सिंगल लेसिंग के लिए, ठीक है, और ये आपके पास एल इफेक्टिव बाय 60 कब है सर आपके पास, दैट इज डबल लेसिंग सिस्टम के लिए है। इसके लिए है सर डबल लेसिंग सिस्टम के लिए है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर, तो सी आ गया है, 55 आ गया है। हो सकता है कल को आपको थिकनेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ ए रोल्ड स्टील फ्लैट डिजाइन एज, आपके पास एक फ्लैट डिजाइन दे दिया है, इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन क्या दिया है आपके पास, इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन दे दिया है, फ्लैट को एफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आपके पास 12 mm और आपके पास यहाँ पे दिया है सर 50 mm। तो अगर हम बात करते हैं कि 55 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है और 12 mm आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, 55 आपको इंडिकेट कर रहा है आपका पास विड्थ ऑफ द फ्लैट सेक्शन, क्या इंडिकेट कर रहा है सर, विड्थ ऑफ द फ्लैट सेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आपके 12 mm की, यह क्या इंडिकेट कर रहा है आपके पास, थिकनेस ऑफ फ्लैट सेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यूज्ड एज लेसिंग द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशंस, आज जो आपके पास यहाँ पे डायमेंशन लिया गया है वो विड्थ और थिकनेस के कॉरस्पॉन्डिंग लिया गया है, क्लियर है, क्योंकि उसने बात किसकी की गई है सर, यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शंस की बात की गई है। जब यहाँ पे फ्लैट सेक्शंस की बात की गई है तो देखिएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सर मेरे पास विड्थ कितनी दे दी है सर, 55 mm की दे दी है, और मेरे पास सर यहाँ पे थिकनेस कितनी दे दी है सर, आपके पास ये 12 mm की दे दी है। आप सभी जानते हैं कि जो स्लेंडरनेस रेशो होता है वो L इफेक्टिव बाई R मिनिमम होता है, क्या होता है सर आपके पास, L इफेक्टिव बाई R मिनिमम होता है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर R मिनिमम की, R मिनिमम क्या है, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, जो उसने निकालना है लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन भी निकालना है, जो क्या होता है आपके पास रूट I बाई A होता है, क्या होता है सर, I बाई A होता है। जहां पर अगर I की बात करी जाए और A की बात की जाए, I क्या है हमारे पास सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बिल्कुल सर। I क्या है आपके पास, क्रॉस सेक्शन एरिया है, I क्या है हमारे पास, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फिर से मैं एक बार फिर लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, कि जो हमारे पास सर R मिनिमम आएगा वो आएगा सर आपके पास रूट I बाई A आएगा। देखिएगा आज क्या है हमारे पास, फ्लैट सेक्शन है, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो I क्या होता है मेरे पास सर, यहाँ पर BDQ बाई 12 होता है, बिल्कुल सर यही होता है, ठीक है। बट आज हम बात क्या करेंगे आपके इन केस ऑफ फ्लैट सेक्शन, इन केस ऑफ फ्लैट सेक्शन, ठीक है। तो फ्लैट सेक्शंस में देखिएगा आपके पास दो डायमेंशन दी गई है, क्या दी गई है सर, आपके पास दो डायमेंशन दी गई है। इन डायमेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग ही आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक आपके पास सर विड्थ दे दिया है, विड्थ को आप B लिख सकते हैं, B लिख दो कोई बात नहीं, विड्थ दे दिया आपके पास और थिकनेस दे दी गई है, यानी कि आपके पास एक विड्थ दे दिया है और एक आपके पास थिकनेस दे दिया है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लैट, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा BTQ बाई 12 हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ फ्लैट की थिकनेस, तो थिकनेस ऑफ फ्लैट क्या हो जाएगा आपके पास सर, तो ये भी हो जाएगा सर मेरे पास BT, क्या हो जाएगा सर आपके पास, BT हो जाएगा, ठीक है। सॉरी थिकनेस तो हमारे पास भी दी है, BT कैसे हो जाए, थिकनेस कितनी दी है, 12 mm दी गई है। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया भी किसका आएगा, फ्लैट का आएगा, तो B इंटू टी लिख सकता हूँ, तो यस सर लिख सकता हूँ B इंटू टी। तो अगर मैं इसका देखूँ यहाँ पे R मिनिमम, तो R मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा दैट इज I क्या है आपके पास, तो I हो जाएगा सर BT क्यूब बाई 12 हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा, इनटू बाई एरिया, एरिया क्या आपके पास BT है, तो ये आपके पास BT हो गया। तो इसको जब हम कैंसल आउट करेंगे यहाँ से, तो T से T कैंसल हो गया आपका, B से B कैंसल हो गया है, कुछ इसी तरह से आया है। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, तो सर यहाँ से बन जाएगा आपका T स्क्वायर बाई 12 बन जाएगा, स्क्वायर से आपका रूट गया तो आपके पास क्या बन गया सर, T बाई रूट 12 बन गया है। T आपके पास ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ से हमारे पास R मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। तो R मिनिमम आपके पास कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर T है हमारे पास दैट इज 12 बाई रूट 12 है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कीजिएगा जरा कितना सॉल्व करके आता है आपके पास, तो ये आपके पास राउंड ऑफ आएगा 3 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 3.464 mm के आसपास आ गया। तो कहीं है, बिल्कुल है, 3 नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सी इज द राइट आंसर है। तो इस तरह से भी कभी कभी आपको क्वेश्चन में उलझा सकता है, क्योंकि आपको देखना है कि उसने डायमेंशन किसके रिस्पेक्ट में दी गई है सर, उसके विड्थ और थिकनेस से रिलेट बात की गई है। तो जो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, मुझे उसके विड्थ और थिकनेस से रिलेट ही निकालना पड़ेगा, क्लियर है। तो वही हमने निकाला, अपना क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर दिया है।
क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार विद द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड बी। तो मैंने अभी बताया था कि जो हमारे पास एंगल ऑफ लेसिंग होता है, लेसिंग होता है आपके पास, वो आपके पास क्या होता है, टू लाइज बिटवीन 40 डिग्री टू 70 डिग्री होता है। कितना होता है आपके पास एंगल ऑफ लेसिंग? आपके पास 40 डिग्री टू 70 डिग्री होता है। तो देखिएगा ऑप्शंस में कहीं है सर 10 से 30 तो कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि जो आपके पास थीटा होगा वो शुड नॉट बी लेस देन, वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, और थीटा आपका शुड नॉट बी मोर देन 70 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30 से 80 अभी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, रेस्ट पे है। 40 से 70 तो देखिएगा 30 तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास 40 बोला है भाई, मैं भी यहाँ पे 30 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 40 लिख दो, 40 से कम नहीं होना चाहिए। 40 और 70 तो बी भी नहीं हो सकता है। अब 20 है तो 20 तो कैसे ही नहीं हो सकता। बचा कौन सा आपके पास? सी बचा है। तो सी क्या हो गया आपके पास? 40 से 70 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम इज इंक्रीज बाय। तो देखिएगा इफेक्टिव लेंथ की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशो की, तो स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है आपके पास? तो सर ये होता है एल इफेक्टिव बाई आपके पास आर मिनिमम होता है। सर एल इफेक्टिव को मैं लिख सकता हूँ के इंटू एल बाई आर मिनिमम लिख सकते हैं। यस सर, जहाँ पे अगर आर मिनिमम की बात करते हैं तो आर मिनिमम क्या होता है? स्क्वायर रूट आई बाई ए होता है। बिल्कुल सर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेस कॉलम, इफेक्टिव लेंथ की बात कर रहे हैं हम, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेस कॉलम, जिसको मैं एल इफेक्टिव लिखता हूं लेस्ट कॉलम का, तो उसको कितना इंक्रीज किया जाता है सर? 5% तो 1.05 टाइम्स, यानी कि मैं 5% लिख देता हूं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेस कॉलम इज इंक्रीज्ड बाय 5%, ठीक है। और उसी तरह से अगर मैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम की बात करता हूं, बैटन कॉलम की अगर हम बात करता हूं इज इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज किया जाता है सर? 10% इंक्रीज किया जाता है। आज किसका पूछा है सर? उसने बैटन कॉलम का पूछा गया है। तो बैटन कॉलम में कितना आएगा सर आपके पास? 10% आएगा। हो सकता है आपके पास वो ऑप्शन 5% भी देता, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। तो आपके पास यहाँ पे 5 तो कहीं नहीं है, 7 हो नहीं सकता, 25 हो नहीं सकता, 12 हो नहीं सकता। बचा कौन सा आपके पास सर? बचा आपके पास ए ऑप्शन, तो कितने 10% आ गया। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बकलिंग लोड इन स्टील कॉलम इज। तो आपको किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? बकलिंग लोड की बात की जा रही है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस में भी कोई भी आपने हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। अगर आपने इसको पहले से ही अच्छे से किया तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो देखिएगा द बकलिंग लोड ऑन स्टील कॉलम इज गिवन बाय, क्या होगा आपके पास? बकलिंग लोड, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? आपके पास पीसीआर से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट किया? पीसीआर से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? पीसीआर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई ओवर क्या रहेगा आपके पास? लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपके पास? एल इफेक्टिव। और अगर मैं बात करता हूं एल इफेक्टिव की, तो एल इफेक्टिव क्या होता है आपके पास? के इंटू एल होता है, ठीक है। तो के इंटू एल ही होता है आपके पास। बिल्कुल। तो देखिएगा यहाँ पर कि जो बकलिंग लोड होता है स्टील कॉलम इज रिलेटेड टू, और लेंथ के रिलेटेड होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लेंडरनेस रेशियो होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लेंडरनेस रेशियो होता है, नॉन लीनियरिटी ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो होता है। क्लियर है? अगर हम उसी तरह से अब क्रिटिकल स्ट्रेस की अगर बात कर लेते हैं, जिसको मैं एफसीसी बोलते हैं, एफसीसी बोले तो इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेसेस। तो ये भी मैंने बताया था आपके पास। इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेसेस क्या होता है आपके पास? ये होता है सर पाई स्क्वायर ई बाई लैम्डा स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी? आपके एफसीसी की, तो ये भी किसका है सर? आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर है, ठीक है। तो रिलेटेड टू लेंथ नहीं सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लेंडरनेस रेशियो नहीं सर। तो ये क्या है हमारे पास? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर है, ठीक है। जहां पे लैम्डा की अगर बात करता हूं तो लैम्डा क्या होता है सर हमारे पास? एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम होता है, एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम, ठीक है। जहां पर अगर हम देखते हैं एल इफेक्टिव, मैंने आपको बता दिया है सर एल इफेक्टिव क्या है हमारे पास? दैट इज के एल बाई आर मिनिमम है,
ठीक है। और जहां पर आर मिनिमम की भी अगर हम बात करते हैं तो आर मिनिमम भी क्या होगा आपके पास रूट आई बाई ए हो जाएगा, जहां पे आई क्या है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ए क्या है हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्लियर है? तो यहाँ से आप ये आंसर भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है फॉर ए अनस्टीफेंड फ्लैंज ऑफ बीम। कैसा है आपके पास? अनस्टीफेंड है, यहाँ पे अनस्टीफेंड की बात की जा रही है, अनस्टीफेंड फ्लैंज की बात की जा रही है ऑफ ए बीम इन कंप्रेशन मेंबर, ऑफ ए बीम इन कंप्रेशन मेंबर की बात की जा रही है, कंप्रेशन मेंबर द मैक्सिमम अलाउबल आउटस्टैंड, जो यहाँ पे मैक्सिमम अलाउबल आउटस्टैंड होगा वो कितना होगा? डायरेक्ट कोडल प्रिजन है, अलाउबल आउटस्टैंड जो होगा आपके पास, आउटस्टैंड शुड नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका? 20 टी से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट है आपके पास अकॉर्डिंग टू IS 800 के। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया सर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल लोडेड। देखिएगा जब भी आपके कॉलम में जो बकलिंग आती है वो आपकी किस एक्सिस के लोंग आती है सर? वो आपके माइनर एक्सिस के लोंग आती है। ठीक है, तो देखिएगा कॉलम में जो बकलिंग आती है, कॉलम में जो आपकी क्या होती है सर बकलिंग आती है वो आपकी माइनर एक्सिस के लोंग आती है, माइनर एक्सिस के लोंग आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आई सेक्शन ही बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये इसकी क्या हो गई है सर? वाई एक्सिस हो गई है और ये सर इसकी मेजर एक्सिस हो गई है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गई है, तो एक्स एक्सिस आपके पास क्या हो गई है सर? यहाँ पर मेजर एक्सिस हो गई है और जो मेजर एक्सिस होती है ये आपकी स्ट्रॉन्ग एक्सिस होती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये आपके पास वाई एक्सिस हो गई है। कौन सी होगी सर आपके पास? एज ए वाई एक्सिस हो गई है। और ये क्या होती है सर आपके पास? वीकर एक्सिस होती है। अब जब ये वीकर एक्सिस होती है तो इसी के अलोंग क्या होता है आपके कॉलम में बकलिंग आती है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहती है सर? हमारे कॉलम में बकलिंग रहती है कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम बना सकते हैं कुछ कॉलम में कुछ इस तरह से क्या रहती है? यहाँ पे बकलिंग आती है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर हम बात करते हैं बकलिंग के क्राइटेरिया के लिए आपको क्या इंश्योर करना पड़ता है? टू चेक दी स्लेंडरनेस रेशो। क्या करना पड़ता है आपको? टू चेक दी स्लेंडरनेस रेशो करना पड़ता है। और स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है आपके पास सर? ये होता है सर एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम होता है। क्या होता है? एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम होता है। क्लियर है? तो जितना कम आपका क्या होगा रेडियस ऑफ जायरेशंस, देखिएगा यहाँ पर स्लेंडरनेस रेशो आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्लेंडरनेस रेशो जितना ज्यादा होगा आपके पास, आपका कॉलम क्या करने की कोशिश करेगा वहां पे आरसीसी के अंदर उतना बक्कल करेगा। और आरसीसी में आपने देखा था कि जो स्लेंडरनेस रेशो है शुड नॉट बी एक्सीड, वो 60 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। 60 से ज्यादा एक्सीड करेगा तो आपका मेंबर क्या बनने की कोशिश करेगा सर? वो स्लेंडर बनने की कोशिश करेगा। आपका मेंबर कैसा हो जाएगा सर? स्लेंडर हो जाएगा। अब मेंबर स्लेंडर हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसमें क्या आएगा आपके पास? बकलिंग आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस की का कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बकल होंगे सर? वो एक्सियल लोड, परपेंडिकुलर, मिनिमम क्रॉस सेक्शन या लीस्ट रेडियस। तो आपका आंसर है सर लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशंस के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, किसकी बात की जा रही है? एल इफेक्टिव की बात की जा रही है। एल इफेक्टिव क्या होता है आपके पास? के इंटू एल होता है। ठीक है, जहां पर अगर हम देखते हैं सर इस एल के बारे में भी और इस के बारे में भी, ये जो एल होता है हमारे पास, ये क्या होता है सर आपके पास? अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम होता है। क्या होता है सर? अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम होता है। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं इस के की, तो ये के क्या है सर हमारे पास? यहाँ पर ये कांस्टेंट फैक्टर है। क्या है सर? कांस्टेंट फैक्टर है, जो किस पे डिपेंड करता है सर आपके पास? बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करता है।
किस पे करता है सर, बाउंड्री कंडीशन या एंड कंडीशन बोल दो, ठीक है, जो किसके अकॉर्डिंग चलेगा आपके पास, ये चलेगा आपके पास अकॉर्डिंग टू IS 800 2007, IS 800 2007 के कॉरस्पॉन्डिंग। ये आपका 1984 में भी यही था, जहां पर आपको मैंने के की वैल्यू का तरीका बताया था कि के की वैल्यू 0.65 कब होगी, के की वैल्यू सर 0.80 कब होगी, के की वैल्यू सर आपके पास 1.00 कब होगी और के की वैल्यू 2.00 कब होगी। ये 4 केस तो आपके पास ऐसे थे जिनको आपको हमेशा कभी भी कोई पूछे तो आपको इजीली क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्लियर है। पहला बोला 0.65 कब होगा, जब हमारे पास क्या होंगे सर, दोनों एंड फिक्स होंगे, तो बोथ एंड आपके पास क्या होंगे, फिक्स। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास पहला ही क्या दिया है, इफेक्टिव लेंथ दिया है कंप्रेशन मेंबर का, और उनका कुछ डिग्री ऑफ एंड रिस्ट्रेंट दिया है। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि उसको रोका जा रहा है, जैसे कोई एंड फिक्स है कि ना तो उसका क्या हो सर, वहां पे किसी प्रकार का ट्रांसलेशन हो और ना ही किसी प्रकार का सर वहां पे रोटेशनल हो, दोनों एंड से उसको रिस्ट्रेन कर दिया गया है। तो पहला बोला है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ हैंड, दोनों एंड से कैसा है, फिक्स है। तो वहां पर आपके पास दो वैल्यू मिलती है, एक आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू मिलती है जो हम सॉम में इसकी एनालिसिस करते हैं, और एक रिकमेंडेड वैल्यू जिसको हम प्रैक्टिकल वैल्यू बोलते हैं, जो आप डीएसएस में पढ़ते हो और आपने आरसीसी स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे तो आपकी वैल्यू कितनी है सर, 0.50 0.65 होती है। तो ये तो आपका पहला केस हो गया है, बिल्कुल सही। दूसरा केस क्या बोलता है सर, 0.80। 0.80 कब होगा, जब आपका एक एंड फिक्स होगा, यानी कि वन एंड फिक्स्ड होगा, एक एंड फिक्स होगा एंड अदर एंड आपका फ्री होगा। अदर एंड फ्री नहीं होगा, अदर एंड आपका हिंज होगा, हिंज बोल दो या पिंड बोल दो आप, ठीक है। तो देखिएगा ऐसा आपके पास कहाँ है कि एक एंड सर फिक्स है, सेकंड केस आ रहा आपके पास कि वन एंड फिक्स है और दूसरा एंड आपके पास कैसा है सर, हिंज है। तो देखिएगा इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ हैंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, कि एक एंड से तो क्या किया गया है, उसको रिस्ट्रेन किया गया रोटेशन से, बट दूसरे एंड पे अगर बात कर रहा हूँ हेल्ड इन पोजीशन है, यानी कि एक एंड फिक्स है दूसरा, तो वहां पे कितना होगा सर, थ्योरेटिकल 0.70 और आपके पास रिकमेंडेड 0.80 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है वन कब होगा सर, जब दोनों एंड आपके पास क्या हो गए, हिंज हो गए। ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वैल्यू कौन सी है आपके पास, प्रैक्टिकल वैल्यू है, आपको इन्हीं वैल्यू को याद रखना है, ठीक है। तो देखिएगा इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बोथ एंड्स पे, दोनों एंड पे पोजीशन को हेल्ड किया जा रहा है, बट वहां पे रोटेशन अलाउड है। देखिएगा दोनों एंड पे हिंज है तो रोटेशन तो होगा ही, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये हिंज है, तो हिंज में क्या है, रोटेशन अलाउड हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे कितना रहेगा सर, 1 1, तो ये 1 1 हो गया है आपके पास। नेक्स्ट के की वैल्यू 2 कब होगी सर, के की वैल्यू 2 तब होगी जब उसको हम एज ए कैंटिलीवर कॉलम की तरह डिजाइन करेंगे, कैंटिलीवर कॉलम। और कैंटिलीवर कॉलम आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिक टावर हो गए, आपके पोल हो गए, वो भी कैसे होते हैं, एज ए कैंटिलीवर कॉलम की तरह होते हैं। एक एंड फिक्स होता है तो सर दूसरा एंड उसका क्या होता है, फ्री होता है। तो वही हमने बात की है। नेक्स्ट कहाँ पे है, ये लास्ट केस है। लास्ट केस में क्या बोलता है, देखिएगा कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड बट नॉर हेल्ड इन पोजीशन नॉर रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट अदर एंड। कहने का मतलब क्या है कि एक एंड से फिक्स है, दूसरे एंड से आपके पास फ्री है। तो यहाँ पे भी देखिएगा क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, सिमिलर क्वेश्चंस है, ज्यादा बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इसने बोला है कि इफेक्टिव length of column effectively held in position and restrained in direction at one end, बिल्कुल सेम लाइन बोली है कि effectively held in position and restrained against rotation at one end but not neither held in position nor restrained against rotation। तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, वो कैंटिलीवर कॉलम की बात कर रहा है, और कैंटिलीवर कॉलम की बात करेगा तो वहां पे कितना आएगा आपके पास सर, 2L आएगा। क्लियर है। तो ये तो था आपके पास, यहाँ पे भी देख लिए, 2 आपने कंप्लीट कर लिया है, ये तीसरा था और ये आपके पास चौथा था। अब आपके पास ये 3 बचते हैं, ये 3 हमारे पास एडिशनल है, आप चाहो तो इन तीनों एडिशनल को भी लर्न कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में तो पूछे जा सकते हैं इन 3 केसेस से। एसएससी जेईई में बहुत कम चांसेस है, एसएससी जेईई में आपसे ये मोस्टली 4 केस से ही क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि कंप्रेशन मेंबर कंसिस्ट ऑफ एंगल सेक्शन में बी। देखिएगा कि जो भी आपका कंप्रेशन मेंबर होता है उसको हम कैसे डिजाइन करते हैं सर, उसको एज ए हम आई सेक्शन की तरह एनालिसिस करते हैं। कंप्रेशन मेंबर बोले तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके कॉलम की बात कर रहे हैं, और कॉलम को हम सर एज ए आई सेक्शन की तरह एनालिसिस कर रहे हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं आप एंगल सेक्शन भी बना सकते हैं, बट हमने सर आई सेक्शन की तरह बनाया। आई सेक्शंस में आपको पता है सर दो तो हमारे पास क्या होते हैं सर, फ्लैंज होते हैं, और सर हमारे पास एक क्या होता है, वेब होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका आपका क्या है, इक्वल एरिया एक्सिस जो डिवाइड करती है लाइन, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के अबव आपका क्या रहता है सर, कंप्रेशन रहता है, और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो हमारा क्या रहता है, टेंशन रहता है। कुछ इसी तरह से है भाई, यस सर है। अब यहाँ पे ये क्या हो सकता है, ये सिंगल और डबल एंगल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कंप्रेशन मेंबर आपके पास एंगल्स में नहीं हो सकता, वो एंगल में भी हो सकता है, आई सेक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो एंगल में आपके पास सर वो सिंगल एंगल भी हो सकता है और डबल एंगल भी हो सकता है। बिल्कुल सर, अगर वो सिंगल एंगल और डबल एंगल है तो उसको हम कौन सी टाइप बोलेंगे सर, उसको हम एज ए कॉन्टिन्यूअस टाइप बोलेंगे। कौन सी टाइप बोलेंगे सर, एज ए कॉन्टिन्यूअस टाइप बोलेंगे। यानी कि आज आपके कंप्रेशन मेंबर को किसमें क्लासिफाइड किया गया है, आपके एक एंगल सेक्शन में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो एंगल सेक्शन आपके पास सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। जब खाली सिंगल और डबल है तो उसको हम एज ए कॉन्टिन्यूअस टाइप बोलेंगे। अगर आपका सिंगल एंगल है बट वो किससे कनेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, किससे कनेक्ट है, एक बोल्ट से कनेक्ट है, तो उस टाइप को हम क्या बोलेंगे सर, तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस सेक्शन बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बोला है सर, सिंगल एंगल है कनेक्टेड विद मोर देन वन बोल्ट, एक बोल्ट से ज्यादा बोल्ट है, यानी कि वो वेल्डेड भी हो सकता है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि डबल एंगल है प्लेस्ड बैक टू बैक, वो डबल एंगल है प्लेस किए जा रहे हैं बैक टू बैक अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे सर, डिसकंटिन्यूअस टाइप बोलेंगे। लास्ट बोल रहा है सर, डबल एंगल प्लेस्ड है बैक टू बैक बट सेम साइड में है, ये आपके पास देखिएगा एक दूसरे का अपोजिट है, बट सेक्शन तब भी आपका कैसा हुआ सर, वो डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो आपके पास सर कॉन्टिन्यूअस मेंबर भी हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस एंगल स्टड भी हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस डबल एंगल स्टड भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ दिस अबव, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कीप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस। देखिएगा किसका एरिया की बात कर रहा हो आपके पास, यहाँ पे हमारे पास कंप्रेशन मेंबर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है स्टूडेंट, कंप्रेशन मेंबर की बात की जा रही है। और कंप्रेशन मेंबर में अगर हम देखते हैं तो आपके पास सेक्शन कैसा है सर, आपके पास एज ए एंगल सेक्शन की बात की जा रही है। कौन से, एंगल सेक्शंस की बात की जा रही है। और अब मैं एंगल सेक्शंस में भी इसकी अगर टाइप देखना चाहूं तो इसकी कौन सी टाइप की बात की जा रही है सर, इसके टाइप की बात की जा रही है सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस, सिंगल एंगल की, सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट की बात की जा रही है। ठीक है, जिसका मेरे पास एरिया दे दिया गया है, एरिया कितना दे दिया है, 30 सेंटीमीटर दे दिया गया है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस, अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस मतलब सिग्मा AC मेरे पास कितना दे दिया है सर, 625 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। क्लियर है। द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर, आपको क्या निकालना है, सेफ लोड, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी आपको निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। तो आप सभी जानते हैं क्या होता है आपके पास, PCR इज इक्वल टू सिग्मा AC मल्टीप्लाई बाय A। ठीक है, अब देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको सिग्मा AC की जगह 625 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि एंगल सेक्शन किस तरह का है, सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ सेक्शन है, उनकी टाइप्स है और उनकी अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम सिंगल और डबल एंगल की बात करते हैं तो टाइप कौन सा हुआ, कॉन्टिन्यूअस। अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस आपका एजिटेड रहेगा। बट जब बात की जा रही है सिंगल एंगल कनेक्टेड विद वन रिपीट, सिंगल एंगल है कनेक्टेड विद वन रिपीट है, तो आपके पास क्या है सर, वो डिसकंटिन्यूअस है। तो आज आपके पास एंगल सेक्शन कैसा था, सिंगल एंगल था, बट वो किसके साथ कनेक्ट था सर, एक रिपीट के साथ कनेक्ट था, तो क्या हुआ वो आपके पास डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो उस कंडीशन में मेरे पास अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा आपका, 80% हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज 0.80 सिग्मा AC मल्टीप्लाई बाय A लिख सकता हूं, यस सर लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास क्या बोला है, डिसकंटिन्यूअस बोला है, सिंगल एंगल है, सिंगल एंगल है तो एक ही रिपीट के साथ कनेक्ट होगा, पहला ही सेकंड केस आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो करेंगे जब इसको सॉल्व तो ये कितना आ जाएगा, 0.80 मल्टीप्लाई बाय कितना दिया आपके पास सर, कितना है 625, तो ये हो जाएगा 625
मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो और कितना है आपके पास 30 है, तो यहाँ पे ये 30 है। तो देखिएगा ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो यहाँ से मैंने ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो आंसर किस में आ जाएगा केजी में। तो यहाँ पे कितना आंसर आया जरा देखिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके इसको आ जाएगा आपके पास 15,000 केजी। कितना आ जाएगा सर 15,000 केजी आ जाएगा। तो एक टन में कितने केजी होते हैं 1000 केजी होते हैं, तो टन में कन्वर्ट कर दो तो मेरे पास कितना आ गया सर 15 टन्स आंसर आ गया है। कितना आ गया सर 15 टन्स। तो देखिएगा ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में सर आपके पास 10 टन नहीं सर, 12 टन नहीं सर, 18 टन नहीं सर, आपके पास 15 टन। कैलकुलेट कर लेना है भाई इसको। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कंप्रेशन मेंबर का कौन सा एंगल सेक्शन है, कौन सा सेक्शन दिया गया है, कौन सी टाइप दी गई है, फिर उसी के आधार पर आपको अपनी अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू को बताना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ डेप्थ ऑफ टू कॉलम सेक्शंस आर इक्वल, कि दो कॉलम सेक्शन है उनकी डेप्थ इक्वल है, देन द कॉलम स्प्लाइसेस इज प्रोवाइडेड। तो जो कॉलम स्प्लाइसेस प्रोवाइडेड की जाएगी वो विद फिलेट प्लेट की जाएगी, विद बेरिंग प्लेट की जाएगी, या विद फिलेट और बेरिंग प्लेट की जाएगी। अगर देखिएगा विद फिलेट और बेरिंग प्लेट आपकी कब प्रोवाइड की जाएगी, जब आपके पास टू कॉलम सेक्शंस इज डिफरेंट हो, तभी हम प्रोवाइड करेंगे भाई। कब प्रोवाइड करेंगे, जब दो कॉलम सेक्शंस आपके पास डिफरेंट हो। जब दो कॉलम सेक्शन डिफरेंट है तब आप वहां पे फिलेट प्लेट भी प्रोवाइड करेंगे और बेरिंग प्लेट भी। तो ना तो इसका आंसर ए हो सकता है, ना सर बी हो सकता है, ना सी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया सर आपके पास डी आ गया है। फिलेट प्लेट्स और बेरिंग प्लेट्स आप कब यूज करेंगे, तब यूज करेंगे जब दो कॉलम का क्रॉस सेक्शन आपके पास डिफरेंट दिया गया हो, जैसे हमने प्रीवियस में क्वेश्चन किया था। देखिएगा एक क्वेश्चन मुझे याद है, शायद आपको भी याद होगा, हमने प्रीवियस में पढ़ा था, अभी शायद कहाँ पे था भाई, कहीं तो पढ़ा था हमने, यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे क्या था कि एक आपके पास अपर कॉलम था और एक आपके पास लोअर कॉलम था। अपर कॉलम आपके किसकी स्टोरी में था, अपर स्टोरी बिल्डिंग में आपका एक कॉलम था जिसकी क्रॉस सेक्शन क्या था, छोटा था, बट जो आपका लोअर स्टोरी में जो कॉलम था उसका क्रॉस सेक्शन बड़ा था। तो ऐसे में हमने वहां पे क्या यूज किया था सर, आपके पास एज ए फिलर प्लेट और एज ए बेरिंग प्लेट वहां पर हमने यूज की थी। और आपने एज ए स्प्लाइस प्लेट किया है, तो स्प्लाइस प्लेट में ऐसा जरूरी नहीं है, स्प्लाइस प्लेट में आप एजिटेड यूज कर सकते हैं। क्लियर है। बट वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, फिलर प्लेट और बेरिंग प्लेट का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस तरह से जो भी हमारा यहाँ पर सेकंड सेशन था उसको भी हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय किया डियर। क्लियर है। बेटर होगा आप इन दोनों ही सेशंस को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि अगर आपने सबसे पहले मेरे गेट के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, एसएससी जेईई के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, इसके बाहर आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन्हीं को आप कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा और आप डिफरेंट टेस्ट सीरीज दीजिएगा। टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आपका कंसेप्ट और ज्यादा बिल्ड होगा। बट सिर्फ आप इसी को रिवाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ जो ये आपके क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, गेट के हो चाहे ईएससी के हो चाहे एसएससी जेईई को, तीनों ही फॉर्मेट के क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कवर कर देते हैं तो कोई भी एग्जाम आपके लिए टफ नहीं है। ठीक है, आपका न्यूमेरिकल का पोर्शंस आपका गेट क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग कर देता है, थ्योरी का पोर्शंस आपका स्ट्रॉन्ग सर एसएससी जेईई और ईएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। इतना भी कर दिया यार तो सिलेक्शन आज की डेट में आपकी पॉसिबल हो सकती है। क्लियर है। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप क्लियर पढ़ते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए।